आप हाईवे पर 100 की स्पीड से जा रहे हैं एंड आपको टोल के लिए रुकना ही नहीं पड़ता। हाँ, या फिर एक क्रूशियल क्रिकेट मैच का फैसला एक हाई स्पीड कैमरा और एक छोटे से माइक्रोफोन पर टिका हो। राइट। ये सब मैजिक नहीं, साइंस है। हम्म। बेसिकली ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को अनसीन तरीकों से चला रही है। बिल्कुल। Hey, if this helps you, hit subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. So let's lock in the journey together. आज की हमारी चर्चा एक डीप एक्सप्लोरेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ अमेजिंग टॉपिक्स पर। तो कहाँ से शुरू करें? हम स्टार्ट करेंगे हाईवे टोल कलेक्शन की टेक्नोलॉजी से, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इम्पैक्ट को समझेंगे। Okay. उसके बाद हम देखेंगे कि साइंस ने एग्रीकल्चर को कैसे बदला है एंड क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम कैसे काम करता है। And that's not all. हम FRP composites, 3D printing और पानी की कमी को सॉल्व करने वाली टेक्नोलॉजीज को भी कवर करेंगे। करेक्ट। और एंड में we'll touch upon the state of scientific research in India and the revolutionary work of S.N. Bose. तो एक पैक्ड जर्नी है। Let's begin. Topic: What is the technology being employed for electronic toll collection on highways? ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Basically, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन या ETC हाईवेज पर बिना रुके कैशलेस टोल पेमेंट करने का सिस्टम है। हाँ। इंडिया में इसके लिए प्राइमरी टेक्नोलॉजी फास्टैग है जो RFID पर बेस्ड है। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सोचो, आपकी कार के विंडशील्ड पे लगा छोटा सा फास्टैग स्टिकर। हाँ वही। जैसे ही आप टूल प्लाजा से गुजरते हैं, एक रीडर उसे स्कैन करता है और आपके लिंक्ड अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। नो कैश, नो स्टॉपिंग। सिंपल है ना? बिल्कुल सिंपल। इंट्रोडक्शन की बात करें तो अब तक इंडिया में 6.5 करोड़ से ज्यादा फास्टैग्स इशू हो चुके हैं। वाओ, दैट्स अ ह्यूज नंबर। एंड नेशनल हाईवेज पर 97% टोल कलेक्शन अब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन जैसा है। सही कहा। इसकी बैकग्राउंड या जरूरत क्यों पड़ी? मेनली टू रिड्यूस वेटिंग टाइम एट टोल प्लाजास। और फ्यूल बचाने के लिए। एग्जैक्टली। और रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। याद रखना, आइडलिंग व्हीकल से बहुत फ्यूल वेस्ट होता है। ट्रू। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? करंट टेक्नोलॉजी तो हमने डिस्कस कर ली, RFID बेस्ड फास्टैग सिस्टम। हाँ, लेकिन फ्यूचर में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR और GPS बेस्ड टोलिंग आ सकता है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस तो क्लियर है। गाड़ियों का वेटिंग टाइम 30 मिनट तक कम हुआ है दैट्स सिग्निफिकेंट। और सोर्सेज के मुताबिक अराउंड 12,000 करोड़ रुपीस का एनुअल फ्यूल सेविंग हो रहा है। कमाल है। और टोल कलेक्शन? टोल कलेक्शन भी 50% बढ़ा है और यूजर्स के लिए तो कैशलेस कन्वीनियंस है ही। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी तो होंगी, राइट? बिल्कुल। कभी-कभी RFID रीडर मैल फंक्शन करते हैं, फिर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पर हेवी डिपेंडेंस रखता है। हाँ, मैंने नोटिस किया है। और पीक आवर्स में कंजेशन तो अभी भी थोड़ा बहुत होता है। करेक्ट। और कुछ यूजर्स को रिचार्ज करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ है? ट्रैवल फास्टर हुआ है? ट्रैवल फास्टर हुआ है और करप्शन मतलब लीकेजेस कम हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए बेटर ट्रैफिक डेटा भी मिलता है। तो कंक्लूजन ये है कि फास्टैग एक ग्रेट स्टेप है। ग्रेट स्टेप है, बट द फ्यूचर इज सैटेलाइट बेस्ड यानी GNSS टोलिंग। ओके। लेकिन इस ट्रांजिशन में साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी जैसे हैजर्ड्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हाट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन RFID एंड द प्रपोज्ड GNSS बेस्ड टोलिंग? दोनों ही तो इलेक्ट्रॉनिक है। ग्रेट क्वेश्चन। देखो, RFID एक पे पर प्लाजा मॉडल है। आप हर टोल बूथ पर पे करते हो, राइट? राइट। GNSS पे पर यूज है। आपने जितना किलोमीटर ट्रैवल किया सिर्फ उतना ही पे करोगे। ओह अच्छा, मतलब ये ज्यादा फेयर हुआ। इट्स मोर प्रिसाइज एंड फेयर, समझे? एंड ये MLFF टेक्नोलॉजी क्या है? मल्टी लेन फ्री फ्लो। एग्जैक्टली। इसका मतलब है अ फ्यूचर विद नो टोल बूथ्स एट ऑल। नो टोल बूथ्स कैसे? आपकी कार को GPS या ANPR से ट्रैक किया जाएगा और टोल ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस। बट इसमें प्राइवेसी रिस्क नहीं है? कांस्टेंट व्हीकल ट्रैकिंग? बिल्कुल है। दैट्स द बिगेस्ट हैजर्ड। फाइनेंशियल और मूवमेंट डेटा को सिक्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। सोर्स में डबल टोल चार्जेस का मेंशन है, ये क्यों होता है? अगर किसी व्हीकल का फास्टैग फंक्शनल नहीं है या उसमें बैलेंस नहीं है तो एज अ पेनल्टी उनसे डबल टोल चार्ज किया जाता है एट द प्लाजा। अच्छा, ये कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए है। यस। एंड व्हाट अबाउट स्टेट हाईवेज? क्या वहां भी इंप्लीमेंटेशन सेम है? नॉट ऑलवेज। वही तो एक लिमिटेशन है। नेशनल हाईवेज पर सिस्टम कंसिस्टेंट है, बट स्टेट हाईवेज पर इंप्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो सकता है। जिससे ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। Now pause and practice saying this aloud. India's electronic toll collection is evolving from RFID-based FASTag to GNSS-based systems for distance-based charging, facing challenges of privacy and cybersecurity. In short, toll collection technology is moving from physical plaza scans to satellite-based tracking for a more efficient and fair system. Topic: The adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do they contribute to reducing carbon emissions? Broad micro theme: environment and ecology. चलो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या EVs, ये वो गाड़ियां हैं जो पेट्रोल या डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी से चलती हैं। Essentially no engine. नो स्मोक। बिल्कुल। आपने टाटा नेक्सॉन EV देखी होगी। वो एक पॉपुलर एग्जांपल है। हाँ, काफी देखती हैं सड़कों पर। While a petrol SUV emits around 120 g of CO2 per kilometer, the Nexon EV produces 0 grams. That's a huge difference, है ना? ह्यूज डिफरेंस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर
ग्लोबल CO2 एमिशंस का आई थिंक 23% कंट्रीब्यूट करता है। सही। इसलिए ईवीज इंडिया के नेट जीरो बाय 2070 गोल के लिए बहुत क्रूशल हैं। बैकग्राउंड में आई थिंक पेरिस एग्रीमेंट 2015 का रोल है। हाँ, उसके तहत दुनिया भर के देश एमिशंस कम करने के लिए कमिटेड हैं और ईवीज इस कमिटमेंट को पूरा करने का एक पावरफुल टूल है। तो कोर लॉजिक पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जीरो टेल पाइप एमिशंस। राइट। ईवीज चलते वक्त कोई एग्जॉस्ट गैस जैसे CO2, NOx, PM2.5 नहीं प्रोड्यूस करती। सिटी पोल्यूशन के लिए ये एक गेम चेंजर है। दूसरा पॉइंट, हायर एनर्जी एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिक मोटर्स 85 to 90% एफिशिएंट होते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन सिर्फ 30-35%। मतलब सेम एनर्जी से ईवी ज्यादा दूर तक जा सकती है। प्रिसाइसली। थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन विद रिन्यूएबल्स। ये इंटरेस्टिंग है। अगर ईवी को सोलर या विंड एनर्जी से चार्ज किया जाए तो उसका लाइफ साइकिल एमिशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। सो दैट्स कूल ना। बहुत कूल। नेक्स्ट पॉइंट है आई गेस रिड्यूस्ड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। हाँ, कम पेट्रोल डीजल का मतलब है कम ऑयल इंपोर्ट्स। नीति आयोग का प्रोजेक्शन है कि इससे 2030 तक इंडिया $60 बिलियन बचा सकता है। 60 बिलियन, दैट्स मैसिव। और लास्ट पॉइंट, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब ईवी में ब्रेक लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बल्कि बैटरी को रिचार्ज करने में यूज होती है। एग्जैक्टली। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? यूजर्स के लिए लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, देश के लिए बेटर एनर्जी सिक्योरिटी, क्वाइटर सिटीज। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसे न्यू सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन। तो कंक्लूजन ये है कि ईवीज आर एन एनवायरमेंटल लीप है, लेकिन उनका फुल बेनिफिट लेने के लिए हमें साइमल्टेनियसली पावर ग्रिड को ग्रीन करना होगा, बैटरी रिसाइकलिंग पर फोकस करना होगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। एक कॉमन आर्ग्यूमेंट है कि ईवीज उतनी ही क्लीन है जितनी उन्हें चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन रही है तो फायदा क्या? वैलिड पॉइंट। इसे लाइफ साइकिल एमिशंस कहते हैं, बट इवन विद अ कोल डोमिनेटेड ग्रिड, ईवीज आर जनरली क्लीनर। क्यों? उनकी हाई एफिशिएंसी के कारण। और जैसे जैसे हमारा ग्रिड रिन्यूएबल होता जाएगा, ईवीज की क्लीननेस बढ़ती जाएगी। इट्स अ सिनर्जी। थोड़ा सोच लो। सोर्स में नॉर्वे का एग्जाम्पल है, वहां क्या इम्पैक्ट हुआ है? नॉर्वे में 80% से ज्यादा न्यू कार सेल्स ईवीज की हैं। वहां की कैपिटल ऑस्लो में अर्बन NO2 लेवल्स में 35% तक की कमी देखी गई है। वाओ, इट्स अ रियल वर्ल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। इंडिया में जॉब क्रिएशन कैसे हो रहा है इससे? कोई स्पेसिफिक स्कीम है? हाँ, इंडिया की PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। इसका एम है अराउंड 60,000 ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना। याद रखना ये। ओके, 60,000 ग्रीन जॉब्स। व्हाट अबाउट मेंटेनेंस कॉस्ट्स? लोग कहते हैं ईवीज की बैटरी बहुत महंगी होती है। बैटरी रिप्लेसमेंट इज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट, यस, लेकिन डे टू डे मेंटेनेंस बहुत कम है। क्योंकि इंजन नहीं है। हाँ, तो ऑयल चेंज, स्पार्क प्लग्स जैसे खर्चे नहीं होते। ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लोअर। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कितना इफेक्टिव है रियल वर्ल्ड में? सिटी ड्राइविंग में जहां बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, ये काफी इफेक्टिव है। इट कैन रिकवर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे गाड़ी की रेंज बढ़ जाती है। हाँ, हाईवे पर इसका इफेक्ट कम होता। ओके, प्रैक्टिस दिस। EVs reduce carbon emissions through zero tailpipe emissions, higher energy efficiency, and synergy with renewable energy, offering environmental and economic benefits. In short, EVs are a key tool for decarbonization, but their full potential depends on a greener grid and better battery tech. Next topic. How is science interwoven deeply with our lives? What are the striking changes in agriculture triggered by science-based technologies? Broad micro theme. साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक इस बारे में है कि साइंस सिर्फ लैब्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ और खास करके फार्मिंग को इसने कैसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बिल्कुल। थिंक अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया एक फूड डेफिसिट नेशन से फूड सरप्लस बन गया। कैसे? हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज की वजह से, जो साइंस और बायोटेक्नोलॉजी की देन थी। दैट्स साइंस इन एक्शन। इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं कि साइंस हमारी लाइफ में डीपली इंटीग्रेटेड है, फ्रॉम हेल्थ केयर टू डिजिटल पेमेंट्स। हाँ, लेकिन इसका सबसे ड्रामेटिक इम्पैक्ट शायद एग्रीकल्चर पर हुआ है। इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले फार्मिंग हेविली मॉनसून और ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंडेंट थी, राइट? करेक्ट। साइंस ने इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी और एफिशिएंसी लाई। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। सबसे पहला पॉइंट, आई थिंक जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, 2002 में BT कॉटन का इंट्रोडक्शन एक माइलस्टोन था। इससे क्या हुआ? इससे इंसेक्टिसाइड का यूज कम हुआ और यील्ड बढ़ी। अब क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स भी बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिसिजन एग्रीकल्चर। इसका मतलब है डेटा ड्रिवन फार्मिंग। रिमोट सेंसिंग, ड्रोन्स और फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करके फार्मर्स रिसोर्सेज जैसे पानी और फर्टिलाइजर का ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, डिजिटल इंटीग्रेशन, जैसे eNAM यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये प्लेटफॉर्म फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी देता है। ड्रोन से क्रॉप मॉनिटरिंग और स्प्रेइंग भी आसान हो गई है। बिल्कुल। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि फूड सिक्योरिटी अचीव हुई है, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने का पोटेंशियल है, और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पॉसिबल हुई हैं। हाँ, पर कंक्लूजन में ये भी है कि चैलेंजेस भी हैं, जैसे एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज और R&D में लो फंडिंग। फ्यूचर नेचुरल फार्मिंग और सस्टेनेबल टेक पर फोकस करने में है। एब्सोल्युटली। ये BT कॉटन आखिर है क्या? हाउ डज इट वर्क? अच्छा सवाल है। BT स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरियम। ओके, उसका एक जीन कॉटन प्लांट में इंसर्ट किया जाता है। ये जीन एक प्रोटीन बनाता है जो सर्टेन पेस्ट्स जैसे बोलवर्म के लिए टॉक्सिक होता है। ओह,
तो प्लांट खुद अपनी रक्षा करता है। एग्जैक्टली। कूल ना, बहुत कूल। सोर्स में ई नाम का जिक्र है। हाउ डज इट हेल्प अ स्मॉल फार्मर? ट्रेडिशनली फार्मर को अपनी लोकल मंडी में ही फसल बेचनी पड़ती थी। हाँ, इनाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो देश भर की मंडीज को जोड़ता है। तो अब एक स्मॉल फार्मर भी ऑनलाइन चेक कर सकता है कि उसकी फसल का बेस्ट प्राइस कहाँ मिल रहा है। इससे उन्हें बेटर बार्गेनिंग पावर मिलती है। एग्जैक्टली। व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंसर्न्स मेंशन्ड? मेन कंसर्न है एक्सेसिव पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज जो सब्सिडी पॉलिसीज की वजह से एनकरेज हुआ है। और इससे सॉइल और वाटर कंटामिनेशन होता है। बिल्कुल, इसीलिए अब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स पर जोर दिया जा रहा है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर सुनने में महंगा लगता है। क्या स्मॉल फार्मर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं? इनिशियली हार्डवेयर महंगा हो सकता है, लेकिन अब फार्मिंग एज अ सर्विस या FASS मॉडल्स आ रहे हैं। FAS? हाँ, जहाँ फार्मर्स ड्रोन सर्विसेज या सॉफ्टवेयर को रेंट पर ले सकते हैं। इससे टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो रही है। इंडिया R&D पर कितना फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर में? फोकस है, जैसे ग्लोबल R&D हब फॉर मिलेट्स बनाया गया है। लेकिन सोर्स बताता है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन का बजट इंक्रीज, जो कि 0.6% था 2024-25 में, बहुत लिमिटेड था। जो एक चिंता का विषय है। सही। Rehearse this. Science has transformed agriculture through genetic engineering like BT cotton, precision farming using drones, and digital platforms like eNAM. In short, science-based tech has made India food surplus, but the next challenge is making agriculture environmentally sustainable. चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। टॉपिक DRS in cricket. The use of the decision review system, DRS, has significantly impacted the game of cricket. How does it work? Broad micro theme: Science and technology in sports. DRS क्रिकेट का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गया है। ये टेक्नोलॉजी है जो अंपायर्स के ऑन फील्ड डिसीजंस को रिव्यू करने में हेल्प करती है। राइट। ये बेसिकली फेयरनेस लाने के लिए है, ताकि क्लियर मिस्टेक्स करेक्ट हो सकें। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्रूशियल एशेस टेस्ट में बॉलर LBW की अपील करता है, अंपायर नॉट आउट देता है। ओके। फील्डिंग टीम को लगता है कि ये आउट है, कैप्टन T साइन बनाता है। अब थर्ड अंपायर टेक्नोलॉजी की मदद से डिसीजन चेक करता है। और इसी टेक्नोलॉजी ने कई मैचेस का रिजल्ट बदला है। सही। इंट्रोडक्शन में DRS क्रिकेट में ह्यूमन जजमेंट और टेक्नोलॉजी का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है। इसका बैकग्राउंड यह है कि पहले अंपायरिंग एरर्स से मैचेस के रिजल्ट्स अफेक्ट होते थे। DRS को इस ह्यूमन एरर फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए लाया गया। इसके कोर लॉजिक में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, हॉकआई। हाँ, ये एक बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है। मल्टीपल हाई स्पीड कैमरा स्टेडियम के अलग अलग एंगल से बॉल की ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करते हैं और फिर उस डेटा से प्रिडिक्ट करते हैं कि बॉल स्टंप्स को हिट करती या नहीं। एग्जैक्टली। दूसरा कंपोनेंट है अल्ट्रा एज या रियल टाइम स्नेकोमीटर। ये साउंड बेस्ड है, राइट? करेक्ट। स्टंप माइक्रोफोन से साउंड पिक किया जाता है। जब बॉल बैट के पास से गुजरती है तो एक शार्प साउंड स्पाइक दिखता है अगर बॉल ने बैट को टच किया हो। और तीसरा, हॉटस्पॉट। ये इंफ्रारेड इमेजिंग यूज करता है। जब बॉल बैट से कांटेक्ट करती है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, जो कैमरा में एक ब्राइट व्हाइट स्पॉट के रूप में दिखती है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है कि गेम ज्यादा फेयर हो गया है। हाँ, प्लेयर और स्पेक्टेटर का ट्रस्ट बढ़ा है और इसने क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजी को भी चेंज किया। अब रिव्यूज एक टैक्टिकल टूल बन गए। कंक्लूजन ये है कि DRS एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये 100% फुल प्रूफ नहीं है। करेक्ट। कुछ मार्जिनल कॉल्स जैसे अंपायर्स कॉल अभी भी डिबेट का टॉपिक है। हॉकाई की एक्यूरेसी पर सवाल उठते हैं। हाउ रिलायबल इज इट्स प्रिडिक्शन? ग्रेट क्वेश्चन। हॉकाई क्लेम्स एन एक्यूरेसी ऑफ विद इन 3.6 मिलीमीटर्स, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, रियलिटी नहीं। ये बॉल के बाउंस और स्पिन को फैक्टर इन करता है, पर कंडीशंस जैसे पिच वेयर एंड टेयर को फुली अकाउंट फॉर नहीं कर सकता। अंपायर्स कॉल रूल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि एक ग्रे एरिया क्रिएट करता है। अगर हॉकाई दिखाता है कि बॉल का 50% से कम हिस्सा स्टंप को हिट कर रहा है, तो ऑनफील्ड अंपायर का ओरिजिनल डिसीजन ही रहता है। तो एसेंशियली टेक्नोलॉजी कंफर्म नहीं कर पा रही कि डिसीजन गलत था। एग्जैक्टली। और टीम का रिव्यू भी वेस्ट नहीं होता, बट डिसीजन बदलता भी नहीं है। इससे फ्रस्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा एज और हॉटस्पॉट में क्या डिफरेंस है? दोनों ही तो एज डिटेक्ट करते हैं। अल्ट्रा एज साउंड पर बेस्ड है, जबकि हॉटस्पॉट हीट सिग्नेचर पर। तो कौन सा बेहतर है? कभी कभी बॉल बैट के इतने पास से निकलती है कि हीट जनरेट नहीं होती, पर साउंड स्पाइक आ जाता है, या वाइस वर्सा। इसलिए ब्रॉडकास्टर्स दोनों को यूज करते हैं फॉर अ मोर कंफर्म डिसीजन। क्या DRS महंगा है? क्या सभी कंट्रीज इसे अफोर्ड कर सकती हैं? एक्चुअली ये काफी महंगा है, इसलिए इनिशियली स्मॉलर क्रिकेट बोर्ड्स इसे यूज करने में हिचकिचाते थे। अच्छा। ICC मेजर टूर्नामेंट्स में इसकी फंडिंग करती है, बट बायलैटरल सीरीज में कॉस्ट अभी भी एक फैक्टर है। इसने प्लेयर्स के बिहेवियर पर क्या असर डाला है? एक पॉजिटिव असर यह है कि अब प्लेयर्स अंपायर्स के साथ आर्ग्यू कम करते हैं, क्योंकि उनके पास एक फॉर्मल रिव्यू प्रोसेस है। सही। वो अपनी एनर्जी अपील पर लगाने के बजाय रिव्यू लेने या ना लेने की स्ट्रैटेजी पर लगाते। ओके, प्रैक्टिस सेइंग दिस। DRS in cricket combines Hawkeye for ball tracking, Ultra Edge for sound detection, and Hotspot for thermal imaging to ensure greater accuracy in umpiring decisions. In short, DRS has made cricket fairer by reducing human error, though debates around its limitations like umpires call continue. Next topic. FRP composite materials. They are a class of materials that are increasingly being used in various industries. What are they and why are they important? Broad micro theme, material science. Fiber reinforced polymers या FRPs. ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, पर इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। इमेजिन कॉन्क्रीट,
कंक्रीट अकेले उतना स्ट्रांग नहीं होता। उसमें स्टील की रॉड्स यानी सरिया डालते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पॉलीमर, प्लास्टिक, कंक्रीट है और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जैसे कार्बन या ग्लास सरिया हैं। तो अ पॉलीमर मैट्रिक्स रीइंफोर्स्ड विद फाइबर्स। रियल लाइफ एग्जांपल। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, उसकी बॉडी का 50% हिस्सा कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है, मेनली कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर CFRP। अच्छा, इसलिए वो इतना लाइटवेट और फ्यूल एफिशिएंट है। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन में FRPs आर एडवांस्ड मटेरियल्स जो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो के लिए जाने जाते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि इंडस्ट्रीज हमेशा से ऐसे मटेरियल्स ढूंढ रही हैं जो स्ट्रांग भी हों और हल्के भी। हाँ, स्पेशली एरोस्पेस और ऑटोमोटिव, जहां वेट डायरेक्ट फ्यूल एफिशिएंसी से लिंक्ड है। कोर लॉजिक क्या है? इसके मेन टाइप्स क्या हैं? मेनली दो हैं, कार्बन फाइबर CFRP और ग्लास फाइबर GFRP। CFRP ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हल्का है पर महंगा है। GFRP थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग पर सस्ता है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? हाई स्ट्रेंथ, लो वेट, हाँ, और करोजन रेजिस्टेंस, इनमें जंग नहीं लगता। प्लस डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आप इन्हें किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। एप्लीकेशंस तो हमने देख लिए, जैसे एरोस्पेस, और कहाँ यूज होते हैं? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, हाई एंड स्पोर्ट्स कार्स में, विंड टर्बाइन ब्लेड्स में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसे टेनिस रैकेट्स और हॉकी स्टिक्स में। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। लाइटर एंड मोर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, लॉन्गर लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस जो करोड़ नहीं करते, बेटर परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स गियर। लेकिन इसका कंक्लूजन थोड़ा मिक्स्ड है, राइट? चैलेंजेस भी हैं। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज है इनका हाई कॉस्ट, स्पेशली CFRP, और इनकी रिसाइकलिंग बहुत डिफिकल्ट है। ये इनकी सस्टेनेबिलिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो का एक्चुअल मतलब क्या है? ये एक मटेरियल की स्ट्रेंथ को उसकी डेंसिटी से डिवाइड करके निकालते हैं, मतलब पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल वो कितना लोड उठा सकता है। तो FRPs का रेशियो स्टील या एल्यूमिनियम से काफी बेहतर है। बहुत बेहतर। इसीलिए सेम स्ट्रेंथ के लिए आपको बहुत कम FRP मटेरियल लगेगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट हल्का हो जाता है। ये कोरोजन रेजिस्टेंट कैसे होते हैं? स्टील में तो जंग लग जाता है। क्योंकि इनका बेस मटेरियल पॉलीमर है, जो एसेंशियली प्लास्टिक है, और प्लास्टिक पानी या केमिकल से रिएक्ट नहीं करता जैसे मेटल करता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या कोई इशू है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा स्लो और लेबर इंटेंसिव हो सकता है ट्रेडिशनल मेटल स्टैंपिंग के कंपैरिजन में, और प्रोसेस में हार्मफुल केमिकल्स यूज हो सकते हैं जिनका डिस्पोजल एक कंसर्न है। ऑटोमोटिव में ये अभी तक लग्जरी कार्स तक ही लिमिटेड क्यों है? इकोनॉमी कार्स में क्यों नहीं यूज होते? कॉस्ट, मेन रीजन कॉस्ट है। CFRP बहुत महंगा है। जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन स्केल अप होगी और कॉस्ट नीचे आएंगे, हमें ये मेन स्ट्रीम कार्स में भी दिखने लगेगा। मेटल को तो बस पिघला दो। सही। इसके लिए अभी R&D चल रही है। Let's practice. FRP composites like CFRP and GFRP offer a superior strength to weight ratio and corrosion resistance, making them ideal for aerospace and automotive industries, but face challenges in cost and recyclability. In short, FRPs are the future of lightweight and strong materials, but we need to solve the recycling puzzle to make them truly sustainable. Agla topic. Topic. 3D printing. Also known as additive manufacturing, 3D printing is revolutionizing production. How does this technology work and what are its applications? Broad micro theme. Science and technology. 3D printing. Basically ये एक डिजिटल फाइल से 3-dimensional ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस है। सही है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सब्ट्रैक्टिव होता है। आप एक ब्लॉक लेते हो और मटेरियल हटाकर शेप बनाते हो। जैसे एक स्कल्पटर पत्थर से मूर्ति बनाता है। राइट। 3D प्रिंटिंग एडिटिव है। ये लेयर बाय लेयर मटेरियल जोड़कर ऑब्जेक्ट बनाता है। रियल लाइफ एग्जांपल? मेडिकल फील्ड में सर्जन्स अब पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट 3D प्रिंट कर सकते हैं। जैसे किसी की स्कल का हिस्सा डैमेज हो गया, तो CT स्कैन से अ परफेक्ट फिट टाइटेनियम इम्प्लांट प्रिंट किया जा सकता है। वाओ, ये तो गेम चेंजिंग है। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन में 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉम्प्लेक्स और कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट्स को तेजी से बनाने की कैपेबिलिटी देती है। इसका बैकग्राउंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट से जुड़ा है। CAD ने ही डिजिटल ब्लूप्रिंट्स बनाना पॉसिबल किया है। कोर लॉजिक पर आते हैं। प्रोसेस क्या है? पहले एक 3D मॉडल CAD सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। फिर उसे स्लाइस करके हंड्रेड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। करेक्ट। फिर 3D प्रिंटर उस फाइल को पढ़ता है और एक एक करके लेयर प्रिंट करता है, उन्हें आपस में फ्यूज करते हुए जब तक पूरा ऑब्जेक्ट न बन जाए। इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं? प्रोटोटाइपिंग में। प्रोटोटाइपिंग इसका सबसे बड़ा यूज है। मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमाइज्ड पार्ट्स बनाने के लिए, मेडिकल में जैसा हमने डिस्कस किया, इवन आर्किटेक्चर में मॉडल्स बनाने के लिए। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है रैपिड इनोवेशन। आइडियाज को फिजिकल फॉर्म में लाना बहुत फास्ट हो गया है। सही। डिसेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हुई है। आप कहीं भी डिजाइन भेजकर लोकली प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन इसका कंक्लूजन है कि ये अभी मास प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है। हाँ, अभी भी ये स्लो और महंगा है फॉर लार्ज वॉल्यूम्स, और प्रिंटेबल मटेरियल्स की रेंज भी लिमिटेड है। लेयर बाय लेयर का क्या मतलब है? ये कैसा दिखता है? इमेजिन आप आइसिंग से केक पर लिख रहा है। आप एक लाइन बनाते हैं। 3D प्रिंटिंग में मशीन ऐसी एक पतली सी लेयर प्लास्टिक या मेटल की बिछाती है। अच्छा। फिर वो थोड़ा ऊपर उठती है और पहली लेयर के ऊपर एक और लेयर बिछाती है। अच्छा, जैसे हॉट ग्लू गन से लेयर पर लेयर बनाना। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस बहुत प्रिसाइज। इससे वेस्ट कैसे कम होता है? क्योंकि आप सिर्फ उतना ही मटेरियल यूज कर रहे हो जितना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी है। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में आप एक बड़े ब्लॉक से शुरू करते हो और 60-70% मटेरियल तो काट कर निकल जाता है। सही बात है। यहाँ वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग से इंजीनियर्स को क्या फायदा होता है? पहले एक नया पार्ट डिजाइन करने के बाद उसका फिजिकल प्रोटोटाइप बनाने में
हफ्ते या महीने लग जाते थे। अब एक इंजीनियर सुबह डिजाइन बनाता है और शाम तक उसका 3D प्रिंटेड मॉडल उसके हाथ में हो सकता है। वो उसे टेस्ट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है और अगले दिन नया वर्जन प्रिंट कर सकता है। इससे डेवलपमेंट साइकिल बहुत शॉर्ट हो गई है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या रिस्क है? बहुत बड़ा रिस्क है। कोई भी किसी प्रोडक्ट का डिजाइन ऑनलाइन लीक कर सकता है और फिर कोई भी उसे कहीं भी प्रिंट कर सकता है। जैसे म्यूजिक पायरेसी होती थी, वैसे ही फिजिकल पायरेसी का खतरा है। लोग घर पर क्या प्रिंट कर रहे हैं? एनी कूल एग्जांपल्स? हॉबीज, छोटे छोटे टॉयज, फोन केसेस, कस्टम टूल्स, किचन गैजेट्स, ऐसी चीजें प्रिंट कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपने टूटे हुए अप्लायंसेस के पार्ट्स भी प्रिंट कर लेते हैं। दैट्स वेरी यूजफुल। हाँ, राइट टू रिपेयर मूवमेंट को इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। Okay, practice this line. 3D printing or additive manufacturing builds objects layer by layer from a digital file, enabling rapid prototyping, custom manufacturing, and significant waste reduction. In short, 3D printing is changing how we make things, shifting the focus from mass production to mass customization. चलिए, अब एक बहुत ही critical issue पर आते हैं. Topic: Water crisis technologies. With growing water scarcity, what technologies can help address the freshwater crisis? Broad micro theme: environment and ecology. पानी की कमी, a global crisis. टेक्नोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है? दो मेन तरीके हैं। एक, नए सोर्सेज से फ्रेश वाटर बनाना, और दो, जो पानी हमारे पास है उसे एफिशिएंटली मैनेज करना। एग्जाम्पल, नए सोर्स से पानी बनाने का। डीसैलिनाइजेशन, समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाना। मिडल ईस्ट के कई देश जैसे इजराइल और सऊदी अरेबिया अपनी पानी की जरूरत का बड़ा हिस्सा डीसैलिनाइजेशन से पूरा करते हैं। राइट। इंट्रोडक्शन में वाटर स्कैसिटी एक अर्जेंट प्रॉब्लम है जिसके लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है। इसका बैकग्राउंड है क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, जिससे हमारे ट्रेडिशनल फ्रेश वाटर सोर्सेज जैसे रिवर्स और ग्राउंड वाटर स्ट्रेस में हैं। कोर लॉजिक में पहली टेक्नोलॉजी है डीसैलिनेशन। इसके दो मेन मेथड्स हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जिसमें हाई प्रेशर से पानी को एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया जाता है जो सॉल्ट को रोक लेती है। और दूसरा थर्मल डीसैलिनेशन, जिसमें पानी को एवापोरेट करके कंडेंस किया जाता है जिससे सॉल्ट पीछे रह जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। हाँ, इसमें स्मार्ट सिस्टम्स यूज होते हैं जो रेनफॉल को प्रिडिक्ट करके एफिशिएंटली वाटर कलेक्ट और स्टोर करते हैं और उसे बोरवेल्स के थ्रू ग्राउंड में इंजेक्ट करके एक्वाफर्स को रिचार्ज करते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो क्लियर है, ये वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हाँ, ड्रॉट प्रोन एरियाज में लाइफलाइन बन सकती हैं और एग्रीकल्चर के लिए पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा सकती है। लेकिन कंक्लूजन इनका भी कॉम्प्लेक्स है। डीसैलिनेशन बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, राइट? बहुत। और इससे जो ब्राइन यानी नमक का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन निकलता है उसे समुद्र में वापस डालने से मरीन इकोसिस्टम्स को नुकसान होता है। सोल्यूशन सस्टेनेबल होने चाहिए। डीसैलिनेशन का की एनवायरमेंटल डिमेरिट क्या है? दो हैं। पहला, हाई एनर्जी कंजम्पशन, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ते हैं अगर फॉसिल फ्यूल यूज हो रहे हैं। दूसरा, ब्राइन डिस्पोजल। ये हाइपरसेलाइन वाटर मरीन लाइफ के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इजराइल इसमें लीडर कैसे बना? उन्होंने क्या अलग किया? इजराइल ने दो चीजों पर फोकस किया। एक, उन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी को बहुत एफिशिएंट बनाया। दो, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली लिया। जैसे वहां ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पानी सीधा पौधों की जड़ों में जाता है, वाइड स्प्रेड है और वो अपने वेस्ट वाटर का 80% से ज्यादा ट्रीट करके एग्रीकल्चर में रीयूज करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल तरीकों से कैसे अलग है? ट्रेडिशनल तरीके जैसे जोहाज या तालाब बहुत इफेक्टिव थे। मॉडर्न मेथड्स उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, पर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मतलब सैटेलाइट इमेजरी से बेस्ट लोकेशंस आइडेंटिफाई करना, सेंसर बेस्ड सिस्टम से वाटर फ्लो मैनेज करना और एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्निक्स यूज करना। क्या एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन एक वायबल ऑप्शन है? हवा से पानी निकालना? ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली हवा की ह्यूमिडिटी को कंडेंस करके वाटर बनाती है। तो ये हर जगह काम कर सकती है? नहीं, इसके लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। तो कोस्टल या ट्रॉपिकल एरियाज में ये ज्यादा इफेक्टिव है। ड्राई डेजर्ट एरियाज में ये उतनी प्रैक्टिकल नहीं है और अभी ये बहुत महंगी भी है। लीक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? सिटीज में पाइपलाइंस के थ्रू बहुत सारा पानी लीक हो जाता है। सही। स्मार्ट वाटर ग्रिड्स में सेंसर्स और अकूस्टिक डिवाइसेस यूज होते हैं जो पाइपलाइंस में प्रेशर चेंजेस या साउंड पैटर्न्स को मॉनिटर करके छोटे से छोटे लीक को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिफोर वो बड़ा बने। Okay, practice this line. Technologies like energy-efficient desalination and smart rainwater harvesting are crucial for addressing the global water crisis. But their environmental impact must be managed. In short, solving the water crisis requires a dual approach, creating new freshwater sources sustainably and using the water we have more intelligently. अब हम थोड़ा रिसर्च की दुनिया में चलते हैं. Topic: The decline in scientific research. There are growing concerns about the state of scientific research in India. What are the key issues? Broad, micro theme, science and policy. ये एक गंभीर विषय है. इंडिया हिस्टोरिकली साइंस में स्ट्रांग रहा है, लेकिन अब कुछ कंसर्न्स हैं. हाँ, मेन इशू है कि रिसर्च आउटपुट,
क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा जिसकी उम्मीद है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स में इंडियन इंस्टीट्यूशंस स्ट्रगल करते हैं। और जो पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं उनका नंबर भी चाइना या यूएस जैसे देशों के कंपैरिजन में काफी कम है। इंट्रोडक्शन में इंडिया का एम एक नॉलेज इकोनॉमी बनना है, जिसके लिए एक वाइब्रेंट रिसर्च इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। इसका बैकग्राउंड ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने आईआईटीज और सीएसआईआर लैब्स जैसे ग्रेट इंस्टीट्यूशंस बनाए, पर अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग शायद पर्याप्त नहीं है। कोर लॉजिक क्या है? पहला इशू फंडिंग। राइट। इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D GRD एज अ परसेंटेज ऑफ GDP काफी सालों से 0.7% पर अटका हुआ है। जबकि दूसरे देश जैसे इजराइल या साउथ कोरिया 4-5% खर्च करते हैं। करेक्ट। दूसरा इशू द यूनिवर्सिटी सिस्टम। ज्यादातर R&D स्पेशलाइज्ड लैब्स में होती है, यूनिवर्सिटीज में नहीं। इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे टीचिंग और रिसर्च अलग अलग हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को रिसर्च का एक्सपोजर नहीं मिलता। तीसरा इशू ब्यूरोक्रेसी। रेड टेप और स्लो फंडिंग अप्रूवल्स रिसर्चर्स को डिस्करेज करते हैं। सही। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है ब्रेन ड्रेन। हमारे बेस्ट माइंड्स रिसर्च के लिए विदेश जाते हैं। और इंडस्ट्रियल इनोवेशन की कमी। कंक्लूजन, हमें R&D फंडिंग बढ़ानी होगी, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च हब्स बनाना होगा और इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में रिसर्च कम होने से आखिर क्या नुकसान है? देखो, दुनिया भर में कटिंग एज रिसर्च यूनिवर्सिटीज में होती है। जब प्रोफेसर्स रिसर्च करते हैं तो वो लेटेस्ट नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक रिसर्च कल्चर बनता है। एग्जैक्टली। जब रिसर्च लैब्स में आइसोलेटेड होती है तो ये कल्चर यूनिवर्सिटीज में डेवलप नहीं हो पाता, नई जनरेशन ऑफ रिसर्चर्स तैयार नहीं होती। GERD एज अ परसेंटेज ऑफ GDP का क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक स्टैंडर्ड मेट्रिक है, ये मेजर करने का कि एक देश इनोवेशन और R&D पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है। 0.7% का फिगर दिखाता है कि R&D हमारी नेशनल प्रायोरिटी में उतनी ऊपर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का R&D में क्या रोल है? इंडिया में R&D फंडिंग का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट से आता है। डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर सिग्निफिकेंटली ज्यादा इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म इनोवेशन पर बेट करती है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री का फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ज्यादा रहता है। इसलिए इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंक इतना जरूरी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? NRF का एम है रिसर्च को डेमोक्रेटाइज करना। फंडिंग को सिर्फ एलीट इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड ना रखकर स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी रिसर्च को प्रमोट करना। ये कॉम्पिटिटिव मेरिट बेस्ड फंडिंग एजेंसी होगी? हाँ, जो ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करके रिसर्चर्स को डायरेक्टली फंड करेगी। ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने के लिए क्या किया जा सकता है? बेटर फंडिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक फ्रीडम। जब रिसर्चर्स को लगेगा कि इंडिया में उनके काम की वैल्यू है और उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल सकती हैं, तो वो वापस आना चाहेंगे। स्कीम्स जैसे वज्रा इसी डायरेक्शन में है, राइट? सही। ये स्कीम्स ओवरसीज इंडियन साइंटिस्ट को टेम्परेरीली इंडिया आकर रिसर्च करने के लिए इनकरेज करती हैं। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। India's scientific research ecosystem faces challenges of low R&D funding, a disconnect between research and universities, and bureaucratic hurdles leading to a brain drain. In short, to become a knowledge superpower, India needs to significantly boost its investment and reform its institutional framework for research. और अब हमारे फाइनल टॉपिक पर आते हैं, एक ऐसी डिस्कवरी जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। Topic: Bose-Einstein statistics. What was the contribution of Indian physicist S.N. Bose to quantum mechanics? ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड हिस्ट्री। S.N. Bose, एक नाम जो हर साइंस स्टूडेंट जानता है, पर उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने फिजिक्स की एक पूरी नई ब्रांच की नींव रखी। बेसिकली उन्होंने पार्टिकल्स को काउंट करने का एक नया तरीका बताया। पार्टिकल्स को काउंट करना, ये इतना रेवोल्यूशनरी कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल सोचो, अगर आपके पास दो आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, उन्हें उछालने पर क्या आ सकता है? हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स या हेड्स टेल्स। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि हेड्स टेल्स और टेल्स हेड्स दो अलग आउटकम्स हैं। सही। बोस ने कहा कि क्वांटम वर्ल्ड में अगर पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं तो वो ट्रूली इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो हेड्स टेल्स और टेल्स हेड्स एक ही आउटकम है। अच्छा, इस छोटे से चेंज से सब कुछ बदल गया। सब कुछ। इससे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का जन्म हुआ। इंट्रोडक्शन में एस.एन. बोस का काम क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल पिलर्स में से एक है। इसका बैकग्राउंड ये था कि 1920s में फिजिसिस्ट लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल कर रहे थे। मैक्स प्लैंक्स लॉ था, पर उसकी डेरिवेशन सैटिस्फैक्टरी नहीं थी। हाँ, कोर लॉजिक। बोस ने 1924 में एक पेपर लिखा। उन्होंने प्लैंक्स लॉ को डिराइव करने का एक नया तरीका निकाला, बिना क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प लिए। और उन्होंने ये पेपर सीधा आइंस्टाइन को भेज दिया। एग्जैक्टली। आइंस्टाइन ने इसके इंपॉर्टेंस को समझा, उसे जर्मन में ट्रांसलेट किया और पब्लिश करवाया। आइंस्टाइन ने बोस के आइडिया को एटम्स पर भी अप्लाई किया, जिससे बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की प्रेडिक्शन हुई। सही। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। पार्टिकल्स को अब दो फैमिलीज में क्लासिफाई किया जाता है, बोसॉन्स, जिनका नाम एस.एन. बोस के नाम पर है, जैसे फोटॉन्स, लाइट के पार्टिकल्स, और फर्मियॉन्स। सुपर कंडक्टिविटी और लेजर्स जैसी टेक्नोलॉजीज बोसॉन्स के बिहेवियर पर ही बेस्ड है। कंक्लूजन, एस.एन. बोस का इनसाइट एक पैराडाइम शिफ्ट था। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम पार्टिकल्स क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे बिहेव नहीं करते। और उनका काम साइंस में कोलैबोरेशन की पावर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बोसॉन पार्टिकल का नाम एस.एन. बोस के नाम पर है। ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है।
फिजिक्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स के पूरे क्लास का नाम किसी के नाम पर होना, ये अल्टीमेट ऑनर है। सिर्फ चंद साइंटिस्ट को ये मिला है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या चीज है? ये मैटर का एक स्टेट है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। जब आप बोसॉन्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बहुत पास ठंडा करते हो तो वो सब एक सिंगल क्वांटम स्टेट में आकर एक सुपर एटम जैसा बिहेव करने लगते हैं। इसे 1995 में एक्सपेरिमेंटली अचीव किया गया, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। सही। और ये बोस और आइंस्टाइन ने 70 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। बोस को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई लोगों का मानना है कि उन्हें मिलना चाहिए था, शायद इसलिए क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन एक थियोरेटिकल इनसाइट था और नोबेल कमेटी ऑफन एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज को प्रेफर करती है। पर उनके काम पर बेस्ड डिस्कवरीज को तो नोबेल मिला। हाँ, जैसे लेजर और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये अजीब है, पर हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। उनके पेपर को इनिशियली रिजेक्ट क्यों किया गया था? क्योंकि उनका आइडिया उस वक्त के एस्टैब्लिश्ड फिजिक्स के बिल्कुल खिलाफ था। उनका पार्टिकल्स को इनडिस्टिंग्विशेबल मानना एक बहुत ही रेडिकल स्टेप था। रेफरीज को लगा कि उन्होंने गलती की है, आइंस्टाइन ने इसमें क्या पोटेंशियल देखा? या को आगे बढ़ाया। Okay, practice this aloud. S. N. Bose's new method of counting indistinguishable particles led to Bose-Einstein statistics, the classification of particles into bosons, and the prediction of the Bose-Einstein condensate, a fundamental concept in quantum physics. In short, S. N. Bose, with a single paper, redefined our understanding of fundamental particles and co-founded a new branch of quantum physics. तो आज हमने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ के हर कोने में मौजूद है। What an amazing journey! बिल्कुल, हमने इन टॉपिक्स को कवर किया। Electronic toll collection, how RFID is making way for GPS-based tolling for seamless travel. The tech like Hawkeye and Ultra Edge that ensures fairness in sports. Advanced materials, the magic of FRP composites in aviation and auto industry. And the layer-by-layer creation of 3D printing. Water solutions, how desalination and modern rainwater harvesting can solve the freshwater crisis. Research ecosystem. The challenges and potential of scientific research in Indian universities. Or finally, quantum physics, and how S. N. Bose's work on bosons changed physics forever. Sahi. अब आपके लिए कुछ क्विक challenges to test your memory. अपने आप से ये 6 questions पूछो. First, what are the two main user benefits of FASTag? Second, explain regenerative braking in one sentence. Third, what is ENAM and how does it help farmers? Fourth, name the 3 main components of the DRS system. Fifth, what are the 2 biggest advantages of 3D printing? And sixth, what is the key environmental demerit of desalination? और आपका final challenge. Pick any one technology we discussed today. EVs, 3D printing or DRS. Okay. Ab, try to explain how it works and its biggest impact to a friend or family member in just 60 seconds. See if you can make them say, wow. करके देखो. If this discussion was valuable, please subscribe now, comment with your feedback and share to grow our community. हम आपसे मिलेंगे next exploration में. तब तक keep learning.